52। अच्छा, इसके लिए आपको साथ वाले की किताब का पेज नंबर 465 निकालना पड़ेगा। इसकी 2-3 एडजस्टमेंट्स पहली वाली तो क्लास में की हुई है हमने एक दफा। कोई हाँ ना कर दिया करें ताकि पता चल जाए। बहुत ज्यादा नहीं न्यूमेरिकल कर लिया हमने इस दफा। ओए होए इतने न्यूमेरिकल, ओए लेने लगी हैं। जी बेसिक सैलरी मैं देख लेता हूँ नहीं नहीं 3,000 मेडिकल अलाउंस। अच्छा, एक ना नीचे सहूलत है इलाज की, लेकिन वो मैं डिस्कस करूंगा वो क्या है। ही फेल इल तो फिलहाल मेडिकल अलाउंस को माफ कर दें 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक। क्या करना है इसी को, वो पूछ लो यार क्या करना है। मेडिकल अलाउंस 28,000 इंटू 12 जी 336। क्या टाइम दिया हुआ है भाई रिक्शे वाले को, उसके मुताबिक खत्म करें क्लास। 2:30 का टाइम दिया हुआ है रिक्शे वाले को। क्या टाइम दिया हुआ है? 28 ज़रा 12 336 लेस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जी 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 ये तो हमने एडजस्टमेंट की हुई है, नौकरी पे लाने के लिए बॉन्ड साइन किया है। जी से हटते हट जाए ना, स्पीड तेज हो गई, मेरे को नहीं पड़ी जा रही। अच्छा भाई, हमारा ईयर एंड क्या है? 30/16। और एम्प्लॉयर ने गाड़ी कब खरीद के लेके दी है? 1 अगस्त 15। तो अब महीने गिने हमारे साल में कितने आएंगे? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने, और जनवरी से जून 6 महीने। तो कितने महीने गाड़ी इस्तेमाल की? कितने महीने? 11 महीने। एंड ऑफिशियल एंड प्राइवेट तो कितने %? अब्बू लाए मोटर कार जिसमें थे पहिए 5, स्टेपनी डाल के। 15 लाख की तो गाड़ी ज़रब 5% ज़रब 11/12 68.75। अब्दुल्ला से कहीं वो चेक कर लें व्हाट्सएप। नहीं, उसे कहीं टैक्स की क्लास है।
ऑन यकम जनवरी 16 हमने सेल कर दी है इन्वेंट्री टू बदर फॉर रुपीज 12,000। HFL कौन है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने इन्वेंट्री बेच दी है बदर को 12,000 की। व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर? 12,000। इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिस दिन बेची है उस दिन थी 22,000, साल के एंड पे है 24,000, और ये एम्प्लॉयर ने अपने लिए खरीदी थी 35,000 की। तो हमने इसे पढ़ा था कि ये रूल लगेगा इन्वेंट्री ट्रांसफर्ड या इन्वेंट्री सोल्ड वाला। तो व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री व्हेन इट इज सोल्ड? 20। व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर? जी, इन्वेंट्री ट्रांसफर्ड या सोल्ड। जी, फेयर मार्केट वैल्यू 22,000। कॉस्ट, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर 10,000। An option was granted to बदर in August 2014। बदर को, अब ये जरा ना आपने वो से पढ़ना है ये एडजस्टमेंट। An option was granted to बदर in August 2014 to acquire 2,500 shares in HFL's parent company Mamu PLC listed on Hong Kong Stock Exchange। शेयर दे दो फटा हुआ जो है, और वो दे दो राइट। शेयर दे दो, राइट दे दो, वैसे ही कोई कागज का टुकड़ा पकड़ा दो, ये राइट हो गया। हाँ जी भाई, एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड इन अगस्त 2014 टू एक्वायर 2,500 शेयर्स इन HFL's पेरेंट कंपनी मामू PLC लिस्टेड ऑन हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। हाउएवर द ऑप्शन वाज एक्सरसाइजेबल आफ्टर 1 year। अब ये क्या है? किस पर? ये रिस्ट्रिक्शन वो वाली नहीं है जो रिस्ट्रिक्शन हम पढ़ते थे। वो रिस्ट्रिक्शन ये थी कि आप शेयर नहीं बेच सकते। ये तो ऑप्शन पर रिस्ट्रिक्शन लगी है। ऑप्शन वाज एक्सरसाइजेबल आफ्टर 1 year, यानी 1 साल बाद इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेना आके। तो ऑप्शन तो अंदर वाली और बाहर वाली जेब में कोई चक्कर नहीं है, बस ऑप्शन है, कोई नहीं 1 साल बाद एक्सरसाइज कर लेंगे। बाहर वाली जेब में भी पड़ी रहे तो कोई नुकसान नहीं, बस 1 साल बाद एक्सरसाइज करनी है। मतलब ये कि हम खड़े हैं अगस्त 2014 में, द ऑप्शन वाज एक्सरसाइजेबल आफ्टर 1 year, 1 साल बाद इससे आके एक्सरसाइज कर लेना, यानी अगस्त 2015, और अगस्त 2015 तो एक्सर 16 में ही आ जाएगा हमारे साल में। तो ऑप्शन पे रिस्ट्रिक्शन तो कोई ऐसी चीज नहीं है, ऑप्शन बस 1 साल बाद एक्सरसाइज करनी है हमने। तो एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड इन अगस्त 14। अगस्त 14 पिछला साल है। हमारा साल है 30 जून 16। एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड ऑन अगस्त 2014। अगस्त 14 इधर ही आएगा ना। अगस्त 14 इधर ही आएगा। एन ऑप्शन वाज गिवन ऑन अगस्त 14 कि 1 साल बाद इसको एक्सरसाइज कर लेना। तो मैं शेयर कब खरीदूंगा? हमारे साल। इस दिन क्या मिली? ऑप्शन। इस दिन ऑप्शन जमा करा के क्या खरीद लूंगा? शेयर। कितने साल बाद उसने क्या आ जाना? 1 साल बाद। However, the option was exercisable after 1 year। ये तो नहीं लिखा हुआ there is a restriction on the transfer of shares। नहीं, ऐसी लाइन तो कोई नहीं। बदर पेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख टू एक्वायर द ऑप्शन। राइट खरीदने के कितने पैसे हैं? 2 लाख। वेयर इज अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑप्शन वाज 2.5 लाख। इसका क्या करें? ये तो 2 लाख में खरीदी है, 2.5 लाख की बिक सकती है, क्या करें? तो हमने कहा था सेक्शन 14 के 1 की रोशनी में इसको इग्नोर करेंगे। बोले वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। वैसे
अगर 2 लाख वाले 2.5 लाख में बेच देता तो फिर 50,000 का गेन आ जाता। याद आ रहा है? अच्छा, ऑप्शन कितने की खरीदी, पड़े पड़े कितने की हो गई, समझ आ गया? तो आप बता दें ऑप्शन की फेयर वैल्यू को पेपर में क्या करना है, अनलेस के उसको बेच दें। द शेयर्स वर इशूड टू हिम ऑन 15 सितंबर 2015, सॉरी ऑन यकम सितंबर 15, जब साल पूरा हो गया, ऑन यकम सितंबर 15 ही पेड 3 लाख टू एक्वायर शेयर्स। अब ये 3 लाख क्या है, कॉस्ट ऑफ शेयर इन एमपी, एंड द शेयर्स वर इशूड ऑन 15 सितंबर व्हेन द फेयर, और शेयर उसको 15 दिन बाद मिल गए, उस वक्त इनकी फेयर वैल्यू क्या है 375। आप बताएं यकम सितंबर 15 को क्या हुआ है, मैंने ऑप्शन एक्सर क्या खरीद लिए हैं, अब मेरी जेब में क्या है, किस दिन, यकम सितंबर 15। थोड़ी सी लाइनें छोड़ के वर्किंग नंबर 2, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। जी पिछले साल क्या हुआ, कौन सा साल था, अगस्त 2014 को क्या हुआ, परचेज्ड ऑप्शन, कितने पैसे देके। अगर आपने पेपर में लिखना है तो क्रॉस ना लिखिएगा इधर, वो तो मैं आपके समझने के लिए लिखता था, बस इसको कुछ भी नहीं करना। ऑप्शन, अब अगली हेडिंग दें, इनकम फ्रॉम सैलरी, यकम सितंबर 15, इस दिन क्या इवेंट हुआ, एक्सरसाइज्ड ऑप्शन एंड परचेज्ड शेयर्स। जी किसी को याद है क्या करते थे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ, ये किस दिन करते थे, जब ऑप्शन को एक्सरसाइज करते थे। शेयर कितने के खरीदे हैं, 3 लाख के, और राइट 2 लाख। ऐसे वैसे शेयर कितने रुपए का हो गया बाजार में आज, 370 और 2500 शेयर हैं। कितने शेयर्स पड़े हैं हमारे पास बाजार में, कितने के टोटल, 9375 000, तो फिर इसको आप 938 अगर कर लें तो 937 जी। आप जवाब दे दें, 438। चलें जी, इसको डाल दें इधर, शेयर्स परचेज्ड अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम कितना, वर्किंग नंबर 2, इनकम टेकन टू सैलरी। भाई वो इंशाल्लाह आप FR 2 से आए हो ना, 3.25 जी। ऑन 15 जून 16, साल खत्म होने से 15 दिन पहले बदर ने उसमें से 2000 शेयर बेच दिए इन मामू PLC।
एंड रिसीव्ड नेट पैसे 8,75,000 इन बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान। ये अमाउंट उसे मिली है बैंक चार्जेस और ब्रोकरेज और कमीशन कट के। कैलकुलेटर पकड़े बताएं शेयर्स पर कितने के बिके होंगे। ये टैक्स नहीं कटा, कुछ और है आज, बैंक चार्जेस और बैंक कमीशन वगैरह कटा है। कैलकुलेटर पकड़ के बताएं फिर शेयर कितने के बिके होंगे। अम्मी मैं इनाम लेके आया हूं 8,000 रुपए का। बेटा तुमने तो कहा था 10,000 इनाम मिलने। अम्मी वो दोस्तों को 1,000 रुपए की मिठाई खिला दी है और रिक्शे वाले को 1,000 रुपए दे दिए घर आने के। बेटा रिक्शा कराची से कराया, रिक्शे वाले को 1,000 रुपए दे दिए घर आने के। बस अम्मी अब दे दिए, मैं क्या करूं, खुशी में मैंने, समझ नहीं आई मुझे। तो आपको फिर मिले कितने थे वैसे? भाई कह रहे 8,000, आप लोग बताएं। 10,000 मिले कितने थे? 10,000। तो आप घर लेके आए 8,000। तो अम्मी ने कहा बेटा तुमने तो कहा था मुझे 10,000 इनाम मिलने। तो आपने कहा हाँ वो 1,000 कट गया, दोस्तों को 1,000 जो है वो रिक्शे वाले को दे दिया, तो कट कटा के 8,000 मिला। 8,000 में जरा ऐड बैक करें 1,000 और ऐड बैक करें 1,000। ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यानी कि ऐसे हुआ होगा ना कि आपको 10 मिला होगा इनाम, आपने 1,000 की मिठाई खिलाई, 1,000 आपने रिक्शे वाले को दिए, तो घर कितने लेके आए इनाम? अब 8 से 10 पे वापस जाने तो क्या करूंगा? अब जरा कोई कैलकुलेटर पकड़ के बताए कि शेयर कितने के बेचे, शेयर कितने के बेचे। शेयर 2,000 बेचे हैं 8,75,000 के, लेकिन ये नेट पैसे आए हैं। ये क्या है? नेट ऑफ व्हाट? एक बैंक ने कोई चार्जेस काटे हैं और ब्रोकर ने कोई कमीशन लिया है। तो मेरे ख्याल से तो इस तरह कर लेते हैं, अगली हेडिंग क्या दूं? इनकम फ्रॉम नॉर्मल रिजीम में ही जाएगा ये, इसी वर्किंग का हिस्सा है। बेहतर है इसको ना अलग वर्किंग बना दिया करें 2.1, बस इसी वर्किंग का हिस्सा है। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन, मिले कितने? मिले 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 अभी मुझे जो पहुंचे मेरे बैंक में सिर्फ, लेकिन असल में तो रास्ते में कुछ बैठे हुए थे लोग हमारे पैसे पे नजर रखे हुए। 5,000 बैंक ने अपना काटे चार्जेस और 10,000 ब्रोकर ने कमीशन काटा है, तो टोटल कितने? 8। कुछ समझ आ रही है ये 890 क्या चीज है? जिस बंदे को आपने शेयर बेचे, जो भी बंदा होगा मार्केट में शेयर बेच दें, सारे नहीं वैसे बेचे, 2,000 बेचे हैं, चले मैं भी सारी जेब से निकाल रहा हूं। तो जिस बंदे को आपने शेयर बेचे तो उसने आपको कितने पैसे दिए होंगे जरा सोच के बताएं? 890। लेकिन आपके ब्रोकर ने 10,000 काट लिया होगा और 5,000। इनको मैं माइनस क्यों नहीं कर रहा 875 में, ऐड बैक क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये फिगर नेट है। नेट का क्या मतलब है? इस तक पहुंचते हुए कुछ माइनस। अच्छा सेल लिखी होती थी ना नेट सेल, तो सेल रिटर्न माइनस हो चुकी होती थी, तो सेल रिटर्न ऐड करके देखते थे कि टोटल सेल कितनी है। तो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो एसेट बुक वैल्यू पे पड़ा होता है तो अकमुलेटेड नेट हुई होती है, तो फिर बुक वैल्यू में अगर अकमुलेटेड ऐड कर दे तो कॉस्ट आ जाती है। डेटर अगर नेट पे पड़े हों तो उस नेट फिगर में प्रोविजन ऐड कर दें तो डेटर आ जाते हैं। तो ये फिगर अगर नेट पड़ी है तो इसको मैं किस पे ले गया हूं? ग्रॉस पे। आप बता दें मुझे कितने मिले, लेकिन शेयर कितने के बिके? 890 लेस कॉस्ट। कॉस्ट इज सम ऑफ ए बी सी, वेयर इज cost of share, B is cost of, and C is 300, 200 और 438, 9। लेकिन अब एक चीज बताएं हाथ खड़ा करके। जी बिल्कुल, असल में ये सेल है 2,000 शेयर्स की और ये डेटा है 2,500 शेयर्स का, तो एक फैक्टर लगाना पड़ेगा।
डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 2000। जी जी यार एक और काम कर देना, लेस नोशनल एक्सपेंसेस नहीं, एग्जैक्ट एक्सपेंसेस। नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं जब ये लिस्टेड शेयर्स होते हैं पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में, ये तो हांगकांग के हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक क्लास ऐसी थी जिसमें मैंने कमीशन आपको माइनस करवाया था, क्लास में एक टेस्ट में भी माइनस करवाया था। अब जरा आज सारे बात सुन लें, अगर कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम की है तो इसमें कमीशन वगैरह माइनस करने की इजाजत है एक्चुअल जो आपने पे किया। और अगर कैपिटल गेन इनकम जो है वो सेपरेट ब्लॉक में लिस्टेड है, सारी सेपरेट ब्लॉक नहीं, सेपरेट ब्लॉक में लिस्टेड शेयर्स बेचे, तो फिर आपको पता है 750 जमा 890 करके इस पे 0.5% लगाते होते हैं। अब मैं नोशनल एक्सपेंसेस कब माइनस करता है, जब ये लिस्टेड शेयर्स होते हैं पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, जो हांगकांग में होते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं। अब ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड नहीं है, इसलिए ये एनटीआर इनकम है। तो इसमें आप बताएं नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे या एक्चुअल कमीशन वगैरह, एक्चुअल कमीशन और बैंक चार्जेस। अब ये बात लिखनी है या याद रहेगी, लिस्टेड में नोशनल एक्सपेंसेस माइनस किया करेंगे और बाकी केस में लिख लें एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस किया करेंगे। लिस्टेड सिक्योरिटीज में नोशनल एक्सपेंसेस माइनस किया करेंगे और बाकी केसेस में एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस किया करेंगे। भाई मुझे याद करना, क्लास के बाद मैंने 2 कॉल्स करनी है। ओके अच्छा, अब एक बात सुन लें, आज आप लोगों ने बिजनेस का चैप्टर शुरू किया डिडक्शंस वाला, तो ये कमीशन वगैरह ना एक नॉर्मल डिडक्शन है, ये कैपिटल गेन के चैप्टर में अलाउड है। कमीशन पे करना, कोई चार्जेस पे करना, ये बिजनेस का एक नॉर्मल खर्चा है, डिडक्शन बिजनेस नहीं कैपिटल गेन का नॉर्मल खर्चा है, ये माइनस करें आप। अब आप ये ना मेरे से पूछिएगा, पहले आपने ऐड किया फिर आपने दोबारा माइनस कर दिया, तो कुछ भी ना करते, हाँ मेरे ख्याल से कुछ भी ना करते तो को फर्क ना पड़ता, इधर 875 आ जाता, फिर इसको माइनस ना करते, जवाब वही आना था। लेकिन इट इज नॉट अ बेटर प्रेजेंटेशन, क्योंकि नोशनल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, इसलिए ये यहां माइनस हो चुके हुए थे, इनको एड बैक कर दिया और जहां माइनस करना चाहिए था वहां माइनस कर दिया। बोले 120। ओके चलें आगे। अब ये फेस पे जाएगा, इसको कहीं मैं लेके नहीं जा रहा अभी। अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स 2016 इज एज और 1 जुलाई 15 बदर ने रिसीव किया है अपने पुराने एम्प्लॉयर सुल्तान हॉस्पिटल से 6 लाख रुपया टर्मिनेशन बेनिफिट अंडर एन एग्रीमेंट। तो टर्मिनेशन बेनिफिट होता है रिटायरमेंट के टाइम पे गोल्डन हैंडशेक के पैसे मिलना, और हमने पढ़ा था पेज नंबर 101 पे .6, पेज नंबर 101 पे एक एम्प्लॉय जो कि टर्मिनेशन के वक्त पैसे रिसीव करे कंपनसेशन और रिडंडेंसी फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के या गोल्डन हैंडशेक के, तो वो कमिश्नर को नोटिस दे देगा, और जब वो कमिश्नर को नोटिस देगा तो वो इस अमाउंट को पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगा सकता है। और आखिरी लाइन में देखें, पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगाने का डेटा दिया हुआ है, ये रीडिंग टाइम में आपको पता चल गया होगा। लेकिन अभी इसको ना इनकम में ऐड कर लें 6 लाख को, फिर मैं बताऊंगा 3 सालों का एवरेज रेट कैसे लगाना है। फिलहाल इसको ऐड कर लें।
टर्मिनेशन बेनिफिट कितना? 6 लाख। आगे आगे तो आपको पता है ग्रेचुटी इसको मिली है पुराने एम्प्लॉयर से जहां नौकरी करा था, अनअप्रूव्ड स्कीम। ये तो याद है ना, बहुत आगे जाके है कहीं, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट अप टू 75,000 और 50% ऑफ ग्रेचुटी। जी ग्रेचुटी कितनी मिली अनअप्रूव्ड? हाँ जी, लेस एग्जाम्प्ट बोले, लोअर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? 75 ही लिख देता हूं, चले 75 ही लिख देता हूं। 485 इंटू 50% जी 243। लोअर यकम नवंबर 2015 को बदर फेलिल क्या होता है? फेलिल बीमार हो गया, फेलिल एंड वाज एडमिटेड टू मेलिल सुल्तान हॉस्पिटल। सुल्तान हॉस्पिटल कौन है? पुराना एम्प्लॉयर। हॉस्पिटल ने 65,000 रुपया खर्च कर दिया है और बदर ने जाते हुए कहा सर मैं 65 नहीं बदर, आप हमारे पहले पुराने नौकर थे, आप नौकर ही रहेंगे इंशाल्लाह हमारे, आप हमारे पुराने नौकर थे तो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो हमने एक जगह पढ़ा था कि अगर आप, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से इलाज की सहूलत भी मिली हुई है, मेडिकल अलाउंस भी मिला हुआ है, ये हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से इलाज की सहूलत नहीं है, ये पुराने एम्प्लॉयर ने इलाज करवा के दिया है। इसमें एज पर टर्म्स नॉट एज पर टर्म नहीं देखना, इसकी प्रोविजन ही और है, ये प्रोविजन ही और है, ये प्रोविजन ये वाली नहीं है कि एज पर टर्म्स और नॉट एज पर टर्म्स देखूं, ये प्रोविजन ही और है, ये मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं बोलना छोड़ दूंगा, ये प्रोविजन ही और है, ये प्रोविजन ही और है। पेज 122 पर थी, हमने कहा था कि अगर अस्पताल या क्लिनिक अपने एम्प्लॉय को मुफ्त इलाज करवा दे या सस्ता इलाज कर दे तो ये माफ है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है एज पर टर्म्स या नॉट एज पर टर्म। लेकिन एक सवाल आ सकता है कि ये तो पुराना एम्प्लॉयर था हमारा, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जगह हमने पढ़ लिया था कि पुराने नए से फर्क नहीं पड़ता, वो एक जनरल प्रोविजन हमने पढ़ी थी कि पुराने नए से फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा एम्प्लॉयर तो है ना, चाहे पुराना हो चाहे नया हो। ये देखें, ये हमने एक जगह प्रोविजन पढ़ी थी, ये हमने एक जगह प्रोविजन पढ़ी थी पेज 101 पे, कि एन अमाउंट शेल बी अज्यूम्ड एज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर और एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर, और पॉइंट बी पढ़ा था बाय पास्ट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। चाहे पुराना एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट दे, चाहे कोई नया एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा एम्प्लॉयर ही है, चाहे पुराना है चाहे जो मर्जी है। तो डेट्स वाई ये किस पॉइंट की वजह से माफ है, जो पेज नंबर कौन से पे देखा था अभी हमने? हाँ जी, ये वाला सफा नहीं, वो दूसरा वाला सफा जो 122। तो पेज 122 पे परमानेंट, इसमें एज पर टर्म नॉट एज पर टर्म नहीं देखना होता, इसमें अस्पताल अपने ही एम्प्लॉय का इलाज कर दे, इसमें ड्यूटी और की भी शर्त नहीं है, वो तो छोड़ के जा चुका है नौकरी, तो अस्पताल खाना खाने में शर्त थी ड्यूटी और की, अस्पताल अगर अपने एम्प्लॉय का इलाज कर दे तो ये माफ है, इसमें फिर एज पर टर्म नॉट एज पर टर्म भी नहीं देखा जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी है, इसकी रीजन कुछ और है, एग्जेम्प्ट बिकॉज
एम्प्लॉयर इज हॉस्पिटल, क्योंकि एम्प्लॉयर हॉस्पिटल है। जब सबको इलाज करके देते तो पुराने एम्प्लॉय को भी करके देते, इसमें क्या हर्ज है भाई। दिस क्लास इज क्रॉसिंग लिमिट्स। 2 मिनट्स रह गए हैं, क्लास खत्म हो जानी चाहिए वरना ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, फिर तो वो देखना पड़ता कि नॉट एज पर टर्म्स है या एज पर टर्म्स है, तो उस तरह देखना पड़ता जी। टैक्स कटा है 1105, इसको न्यूमेरिकल के एंड पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और पिछले 3 सालों का एवरेज रेट मुझे यहीं पे निकलवा दें। पेपर में आप कर लीजिएगा वर्किंग नंबर, रहने दें जी। जी पिछले 3 सालों का एवरेज रेट 1260 डिवाइडेड बाय 10, 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करने के जवाब परसेंटेज में आ जाए। 1 नहीं परसेंटेज में आएगा ना, कितना 12%। व्हाट इज दिस, पिछले 3 सालों का एवरेज रेट। जी बस अब इसका टोटल कर, हाँ जी 6903। हो गया खत्म, चलें जी। अब न्यूमेरिकल का फेस बना लें। इनकम फ्रॉम सैलरी मैं बता देता हूँ 6903, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हाँ जी 1 क्या बोल रहे हैं 125। चलें जी शुरू करें। इनकम फ्रॉम सैलरी, अब वो बंदे का नाम लिख लीजिएगा, बोलें 6903, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 125, मोटरसाइकिल 125 7028। सैलरी में चाती मार के आए, एक सेपरेट ब्लॉक इनकम पड़ी हुई है जिससे पिछले 3 सालों का रेट लगाना है, जिसपे कितनी है 600। ये टर्मिनेशन बेनिफिट, इसी में तो पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगाना था। इसको यहां अगर पड़ा रहने दिया तो क्या नुकसान होगा, तो टेबल 1 और 2 लग जाएगा। इस पे क्या लग जाएगा, टेबल। हम अभी क्या लगाना चाह रहे हैं, पिछले 3 सालों का एवरेज रेट। वैसे इसमें 2 ऑप्शंस होती थी, या पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगा लें या नॉर्मल तरीके से डील कर लें, लेकिन मैं फिलहाल पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगाने लगा हूं जी। लेस कर दें टर्मिनेशन बेनिफिट, ये भी एक तरह की सेपरेट ब्लॉक इनकम है, जरा देख लें कितना,
टैक्सेबल इनकम। टैक्स निकालें चैप्टर 4 में जाके, टेबल 2 ही लगेगा क्योंकि सैलरी ज्यादा है 76% से। टैक्स टेबल 2 लगा के दिखाएं जल्दी। हाँ जी, 7 लाख प्लस ऑफ 814800 इंटू 232। लेकिन जवाब मुझे रुपीज इन थाउजेंड में लिखवाइएगा। 1511 125 या 1515? 1515 को बुला लें। ओके, आप क्या करना है? ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। कितना है माइनस किया हुआ? 600। देखें जरा पिछले 3 सालों का एवरेज रेट क्या है। बस इस तरह सेपरेट ब्लॉक नॉर्मल डील करते हैं उसी तरह डील। 1587। बस ये सवाल खत्म हुआ। लेस टैक्स डिडक्टेड जो एम्प्लॉयर ने काटा है, बताएं जी एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स काटा है उसकी सैलरी में? एक कह रहा है 1105, एक कह रहा है 1105। कौन सा लिखूं? दोनों लिख लें। 1105 बताएं जी। 1105 482 पेएबल टू गवर्नमेंट। ये न्यूमेरिकल का फेस तो नहीं है, ये तो फेसी सी है, छोटी सी न्यूमेरिकली जो खिलने से पहले ही मुरझा। अच्छा जी, अब पॉज करो। अच्छा जी, तो हम ये कह रहे थे कि हमें इधर फोकस करना चाहिए जरा इसके ऊपर ना, कि न्यूमेरिकल कैसे होता है। फोकस कर लिया बहुत ज्यादा, क्लास खत्म कर दो भाई। अच्छा, ये एक चीज इसमें है कि ये टर्मिनेशन बेनिफिट ना 2 तरीके से टैक्स लगा के चेक होना चाहिए। टर्मिनेशन बेनिफिट 2 तरीके से टैक्स लगा के चेक हो सकता है, लेकिन बड़े वाले न्यूमेरिकल में ना हम बस एक ही तरीका लगाया करेंगे और एक नोट दे आया करेंगे। जहां ये लगाया ना टैक्स, यहां एक छोटा सा नोट दे देंगे। आई हैव एज्यूम दैट 3-year एवरेज रेट इज फिजिबल, यानी 3 साल का एवरेज रेट फिजिबल था। 3 साल का एवरेज रेट क्या था? मतलब ये कि इसको फायदा इसमें ज्यादा होना था। बाकी इस बात पे क्लास में भी चलें बात कर लेंगे, तो ये एक नोट दे आया करेंगे। चलें जी, ओवर।